Yes, students, we are discussing about principle of inheritance and variation. जो हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस और वेरिएशन, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर्स और किस टाइप से चेंजेस आते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है। ठीक है, जो हमारे ग्रीगर जॉन मेंडल थे उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा इनहेरिटेंस और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को समझाने में। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने लॉज दिए हेरिडिटी के और उन्होंने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वो हमें ये एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे इनहेरिटेंस होता है और किस तरीके से वेरिएशन आते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से इनहेरिटेंस और वेरिएशन आगे चलता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉसिंग ओवर कराई पी प्लांट की, जिसमें उन्होंने उसका कैरेक्टर टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर ट्रांसमिट करा के देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स अगर टॉल, उन्होंने अपीयरेंस में देखा कि अगर कुछ प्लांट्स टॉल हैं और कुछ प्लांट्स ड्वार्फ हैं, तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में, जो पेरेंटल जनरेशन में अगर टॉल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग कराई थी तो वो F1 जनरेशन में उन्हें केवल टॉल प्लांट्स मिले, कोई भी कैरेक्टर उन्हें F1 जनरेशन में ड्वार्फ नहीं मिला। तो उन्होंने जो 7 ट्रेड्स किए थे, 7 ट्रेड्स पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि जितने भी 7 कैरेक्टर, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, ठीक है, उन्होंने इन सभी स्टेम हाइट और फ्लावर पोजीशन, इन सभी के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखे और उन्हें सेम रिजल्ट मिला कि फर्स्ट जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन में वो फिर से F2 जनरेशन में अपीयर हो जाते हैं। उन कैरेक्टर्स को उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर नाम दिया। और ये जो चीज है जो फर्स्ट जनरेशन में उसको अपीयर नहीं करवा पा रही, लेकिन सेकंड जनरेशन में वो अपीयर हो रहा है, उस समथिंग को उन्होंने किसका नाम दिया? फैक्टर का नाम दिया, जिसे आज के टाइम में हम जीन के नाम से जानते हैं। फैक्टर, जिसको आज के हम जीन के नाम से जानते हैं। जितने भी जीन्स होते हैं उन्हें हमारी स्टडी इजी बनाने के लिए हमने जीन्स को लेटर्स से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ताकि जो ट्रेट हैं F1 जनरेशन के, उन्हें हमने कैपिटल लेटर से किया और बाकी को हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। क्योंकि यहाँ पे हमारा F1 जनरेशन में टॉलनेस क्या है? डोमिनेंट है, लेकिन F2 में ड्वार्फनेस भी अपीयर हो जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने हमें बताया ग्रीगर जॉन मेंडल ने कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये एक ही कैरेक्टर के 2 एलील हैं। तो ये जो एलील होते हैं, इनका एलील्स का क्या रोल है? यानी ये एक ही कैरेक्टर के, यानी टॉलनेस या ड्वार्फनेस मीन्स स्टेम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉल और ड्वार्फ के बिहाफ पे। तो एक ही स्टेम हाइट के ही 2 एलील्स हैं। तो एलील्स होते हैं पेयर ऑफ जीन्स ऑफ 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम कैरेक्टर, जिसका नाम हमने क्या लिया? हाइट के ये दोनों ही एलील्स होते हैं। तो हमने अगर पेयर ऑफ एलील्स लिए हाइट के लिए, पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट के लिए जो हमारे पेयर ऑफ एलील्स हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये तीनों ही क्या है? पेयर ऑफ एलील्स है हाइट के लिए। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्यों बोलते हैं? जीनोटाइप। जब हमने जीन्स के बारे में बात करी कि इनकी जेनेटिक कंपोजिशन कैसी है, जीन्स के बारे में हमने बात करी, तो इनको हमने जीनोटाइप का नाम दिया। फिर अगर हमने केवल ये देखा कि जो जनरेशन में, आगे आने वाली जनरेशन में प्लांट था वो टॉल था या ड्वार्फ था, तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस के बिहाफ पे हम उसका फिनोटाइप डिफाइन करते हैं। फिनोटाइप डिफाइन होता है टॉलनेस और ड्वार्फनेस के बिहाफ पे। जीनोटाइप डिफाइन होता है पेयर ऑफ एलील्स के बिहाफ पे कि कौन से हमारे पास एलील्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। और हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस नेचर हमारी
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हम इसको कह सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और इसी तरीके से हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इन कैरेक्टर्स को हमने इन सारी डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे समझा कि इनका मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि होमोजाइगस क्या है, यानी कि एलील्स अगर सेम है, दोनों एलील्स एक ही कैरेक्टर के सेम है तो होमोजाइगस है, ठीक है, और अगर एलील्स अलग हैं तो हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या है, टॉलनेस यहाँ पे डोमिनेंट है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में भी टॉलनेस डोमिनेंट है, लेकिन दोनों एलील्स क्या हैं, अलग हैं, इसलिए आप इसको हेट्रोजाइगस कह रहे हैं। तो द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस हुआ है कैरेक्टर F1 जनरेशन में, वो क्या है, F1 डोमिनेंट कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर अपीयर हुई कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, केवल टॉलनेस अपीयर हुई, तब आप उसको क्या कहेंगे, F1 जनरेशन का F1 डोमिनेंट कहेंगे। और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी जो उनको आप रिसेसिव कहते हैं, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, that fail to express them are called recessive. तो tall character is more important in F1 hybrid. F1 hybrid जो हमारा बना, वहाँ पे tall character ही अपने आप को appear करवा पाता है। तो F2 जनरेशन में अगर हमने देखा तो हमारे पास क्या आ गई, डोमिनेंट रेशो और रिसेसिव का रेशो, डोमिनेंट रेशो रिसेसिव अगर हम देखते हैं तो टॉलनेस, यानी तीन हमारे पास F2 की फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी थे, सेकंड जनरेशन में चारों हमारे पास कैसे आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, पेरेंटल जनरेशन, पीरियल 1 जनरेशन और पीरियल 2 जनरेशन में हमारे पास 3 प्लांट टॉल आएंगे और एक प्लांट हमारा ड्वार्फ आया, इसलिए डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशो यहाँ पर F2 में 3:1 हो जाता है। तो यहीं से हमारा क्या आया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, law of dominance in a monohybrid, it states that in a monohybrid pure line cross between parents with contrasting characters, only one form of the trait, that is the dominant form, appear in F1. dominant form केवल किसमें दिखी, F1 में दिखी, लेकिन रिसेसिव फॉर्म आपकी F2 में भी दिख जाती है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हमने केवल डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में दिखते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो रेशो जो रहता है वो 3:1 रहता है F2 जनरेशन में, ठीक है। जो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट है उसे हमने एक्सप्रेस किया F2 में, और ये जब F2 में आया रिसेसिव, तब इसकी कोई ब्लैंडिंग नहीं हुई, नो ब्लैंडिंग, यानी कोई मिक्सिंग नहीं होगी, प्योर फॉर्म में ही ये खुद को एक्सप्रेस करवा पाएगा, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, नो ब्लैंडिंग के साथ F2 जनरेशन में आने वाला बोलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो जो हमारा रिसेसिव पेरेंट ट्रेट है वो केवल कब एक्सप्रेस होगा, F2 जनरेशन में होगा, और बिना किसी ब्लैंडिंग के हमारा F2 जनरेशन में आ जाता है जब हमने देखा कि ड्वार्फनेस आती है। तो जितना भी जब उन्होंने रिजल्ट्स को वेरीफाई किया, ठीक है, क्रॉसिंग कराई उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि जो सेग्रीगेशन है एलिलीज का वो एक रैंडम प्रोसेस है, और वहाँ पे जो चांसेस हैं गैमेट के वो 50% ही रह जाते हैं, केवल 50% चांसेस हैं जो टॉलनेस है। जैसे ये 50% कैपिटल टी और कैपिटल टी है, कैपिटल टी की ब्लैंडिंग जब आगे होगी तो 50% चांसेस है कि ये अपीयर होगा, इसी तरीके से जब स्मॉल टी की ब्लैंडिंग आगे होगी तो ये 50% चांसेस है कि ये स्मॉल टी अपने आप को अपीयर करवा पाएगा। तो ये हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखते हैं। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी लॉ ऑफ सेपरेशन। तो लॉ ऑफ सेपरेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे एलिलीज होते हैं वो कोई भी ब्लैंडिंग शो नहीं करते, वो केवल क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। जब जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन हुए,
जैसे ही इनका गैमेट बना, कैपिटल टी और कैपिटल टी एलील्स हैं, इनके गैमेट्स बने कैपिटल टी और कैपिटल टी इसका आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये खुद को इनके पास एलील्स बनते टाइम, जीन्स बनते टाइम इनके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ये अपने आप को जब एक्सप्रेस कराएंगे आगे, तो इनमें से कोई एक ही ट्रेट अपने आप को आगे एक्सप्रेस कराएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तभी आगे चलेंगे। जैसे हम मेल और फीमेल में लेते हैं अगर, तो फीमेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम XX है और मेल्स के केस में सेक्स क्रोमोसोम XY है। तो फीमेल्स के क्रोमोसोम जाएंगे तो आगे 50% ही XX ही जाएगा, X कोई सा भी एक X जा सकता है, लेकिन इन दोनों में से क्या होगा पॉसिबिलिटी, जो प्रोजेनी की है वो डिपेंड कर रही है मेल के क्रोमोसोम से कि उनमें से अगर X आगे जा रहा है तो वो फीमेल्स बनाएंगे, लेकिन अगर Y आगे जा रहा है सेपरेट होके तब वो मेल बनाएगा। तो यहाँ लॉ ऑफ सेपरेशन यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करता है कि दोनों ही एलिलीज जो होते हैं, जितने भी हमारे जीन्स आगे जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो गए आगे जाते हैं। तो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो एक डायग्राम है जिसको हमने बहुत ही यूजफुल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए अपने प्रोसेस को यूज किया। उस डायग्राम का नाम है पुनिट स्क्वायर। तो हमारे साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे रेजिनाल्ड जी पुनिट, रेजिनाल्ड जी पुनिट। इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस क्रॉस को शो किया, जिसमें इन्होंने दोनों एलील्स को अलग अलग लिख लिया बॉक्स के दोनों तरफ, और जब इनकी F1 जनरेशन में क्रॉस कराया तो हमने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब इनकी मेटिंग होती है तो फर्स्ट जनरेशन में चारों क्या आ जाते हैं, टॉल प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन में इनकी सेल्फिंग कराने पे हमें दोनों मिलेंगे, यानी यहाँ पे हमारा जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो है वो अलग हो जाएगा। तो दिस इज जीनोटाइप रेशो एंड दिस इज फिनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो में हमने उसका जेनेटिक कंपोजिशन देखा कि हमारे पास एक कैसा है होमोजाइगस टॉल, 2 आए हमारे पास हेटेरोजाइगस टॉल एंड 1 इज होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी ये रिसेसिव रहा। लेकिन अगर हमने फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस में देखा तो हमारे पास रहा 3:1 रहा। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का कंपोजिशन रहा वो इसी तरीके से रहा कि जो हमारा क्रॉस आया उसने हमें एक मोनोहाइब्रिड रेशो का क्रॉस, इसको हमने इसलिए बोला, इसको हम मोनोहाइब्रिड रेशो का क्रॉस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल एक कैरेक्टर यानी स्टेम हाइट के बारे में ही हम केवल क्रॉस करवा रहे हैं, तो दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमें ये पता चल गया कि जो फर्स्ट जनरेशन में था वो हमें देख के पता चल गया कि सारे पेड़ बड़े आ गए। सेकंड जनरेशन में हमने देखा कि कुछ हमारे पास छोटे यानी ड्वार्फ प्लांट्स भी आए और कुछ हमारे पास टॉल प्लांट्स आए, लेकिन हम टॉलनेस को देख के ये नहीं बता पाए कि टॉल प्लांट जो है उसका जीनोटाइप रेशो कौन सा है, यानी वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। ठीक है, जब हमें ये पता नहीं चला कि जो आगे आने वाली जनरेशन में जो टॉल प्लांट हमें दिख रहा है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो उसको पता करने के लिए हमारे पास आया टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस के केस में क्या करते हैं कि जो हमें जिस प्लांट का भी टेस्टिंग करनी होती है उसका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करा देते हैं, यानी स्मॉल टी के साथ उसका क्रॉस करा देंगे। जो हमारे पास प्लांट हुआ आगे आने वाली जनरेशन में, जो प्रैक्टिकली अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक टॉल प्लांट है, उसकी जनरेशन में ऑब्वियसली जो टॉल प्लांट है उसका रिसेसिव प्लांट कौन सा रहा होगा, ड्वार्फ। तो उस टॉल प्लांट का क्रॉस हमने ड्वार्फ प्लांट से करा दिया। तो जैसे ही हमने इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, टॉल की और ड्वार्फ की, टॉल हमें नहीं पता कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, तो उस क्रॉस को करा के हमें ये पता चल जाएगा कि जो आगे आने वाली जनरेशन में टॉल प्लांट आया है वो होमोजाइगस था या हेटेरोजाइगस था। ठीक है,
तो इसी क्लॉज को हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं।